अच्छा आप छोड़ दीजिए, पुंछ हमला, आपके बस की नहीं है सच्चाई बात करनी। सर इतना बोल भारतीय दीजिए, जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ के झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये मोदी समर्थक एंकर बाय बाय टाटा गुड बाय गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। सर मैं देश देश समर्थक हूँ, राष्ट्रवाद, लेकिन पहले भारतीय जी और उसके बाद अपनी शहजाद ईमानदारी के बारे में बताना पड़ेगा। पाकिस्तान की ईमानदारी, यहाँ बताना पड़ेगा ईमानदारी कि के फैन आप देश के साथ निष्पक्ष। वरना आप भी फिर वही हैं। हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? पहले हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? आपको हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। हाँ नहीं आपके बोलिए, हाँ अपनी पहले जो बोल रहा हूँ उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। पहले मैं उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। आप नेता पहले मेरे को रोके ना। नहीं सर प्रभु, पहले मुझे बोलने दें, जो मैं बोल रहा हूँ लाइन पूरी करने दें, फिर मैं जवाब दूंगा। अरे हेमंत करकरे भारत का शहीद है, उसके बारे में किसने कहा था कि श्राप से मेरे श्राप से उनका देहांत हो गया, उनकी शहादत हो गई। वो कौन सी पार्टी का नेता था? अमन वर्मा जी। अच्छा आप छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है सच्चाई बात करनी। आप सच्चाई बात करिए। अब मैं बिरयानी पे बात कर रहा हूँ आपसे। बिरयानी के लिए खुद उज्जवल निगम ने कहा, मैंने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, इतना बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी सर। हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। भारत का शहीद है, उसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। ये देखिए पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये मोदी समर्थक एंकर। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वे मैं देश समर्थक हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। नहीं हो आप, मतलब जो मोदी समर्थक है वो पाकिस्तान को गाली नहीं देगा। बहुत ही जो पाकिस्तान को गाली देगा, मेरे मुंह में शब्द डालने का आपने प्रयास डाल रहा है। सर आप पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं डाल रहा। पाकिस्तान के साथ नहीं हूं, मैं भारत के साथ हूं। और पाकिस्तान के निंदा करता हूं और पाकिस्तान के आतंकवाद की नीतियों की मैं भर्त्सना करता हूं। और पाकिस्तान ने जो भी हमारे लोगों को शहीद किया, हेमंत करकरे समेत जितने पुलिस अधिकारियों को शहीद किया, उन सब की मैं निंदा करता हूं। अब आज डिबेट में पहले तो चन्नी जी के बयान को गलत बोला, दूसरा महाराष्ट्र के नेता विजय जी के बयान को गलत बोला। अभी आगे बहुत सारे बयान है सर, मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आप ईमानदार आदमी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, मजबूरी हो सकती है पार्टी की, लेकिन पहले आपको अपनी ईमानदारी के बारे में बताना पड़ेगा। पाकिस्तान की ईमानदारी यहाँ बताना पड़ेगा कि आप देश के साथ निष्पक्ष हैं या आप एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बता देंगे। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। भाटी जी, जो राजकुमार सर आपसे सवाल पूछना ये नहीं होता कि जो सवाल पूछ ले बीजेपी का ही है, ऐसा नहीं होता है। तो फटे नवाबी राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, क्या आप किसी को उसका जवाब पूरा नहीं करने देते, बीच में घुस जाते हैं। फिर मैं शहजाद भाई आपके पास ये तरीका है क्या? राजकुमार भाटी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा कि 3 चरणों के बाद अब ये जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मुस्लिम आरक्षण है, कहीं ना कहीं हाथ में मुद्दा आप ही लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस ने दिया, आज शायद समाजवादी पार्टी ने दिया, रामगोपाल जी ने कहा ये बेकार का मंदिर है। राम मंदिर ये तो गलत है ना सर भाटी जी? नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुए हैं और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं, जो उनमें भाषण दे रहे हैं, वो सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। मेरे नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, फौज में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आपके पास 2 भैंस हैं, ये कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है, मुश्किल काम नहीं है। इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। ठोको। आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया था, 2 कमरे छीन लेंगे। ये हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बांट देंगे।
कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि जिसके 4 बेटे हैं 2 बेटे कांग्रेस ले जाएगी। पता नहीं क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमापूर्ण पद होता है, वो इतनी बौखलाहट किस बात की। और एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप चेक कर लेना, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल तक मोदी जी की भाषा संयमित थी, वो कुछ कुछ मुद्दों पर बोल भी रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल की जब ये रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला ही नहीं है, मतदाता में उदासीनता है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो मोदी जी ने पूरी तरह सांप्रदायिकता को केंद्र में ले आए और सांप्रदायिक करना शुरू कर दिया। अब कभी पाकिस्तान उठा लेता। अब ये कितना हास्यास्पद है, चाहे कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे, मैं कहूं कोई और कहे, ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस कानून बदल के मंदिर हटा देगी। इस मंदिर को कोई हटा सकता है क्या? इस पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, देश के करोड़ लोगों की उसमें आस्था है और किसी के भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल मुझे हास्यास्पद और ये बौखलाहट में उठाए अच्छी बात बयान लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस एक सब, राम गोपाल यादव बेकार का मंदिर है। राम गोपाल जी ने मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, मंदिर के नक्शे पे उठाया, उसकी वास्तु शास्त्र पे उठाया। नहीं, उनका पूरा बयान एक लाइन काट के सुनवा दी उन्होंने। और ये राम गोपाल जी ने नहीं उठाया, ये पहले हमारे शंकराचार्य भी उठा चुके हैं जी, और अन्य कई जो वास्तु गलत है, मंदिर सही है। क्योंकि हमें तो देखो धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है नहीं, न वास्तु शास्त्र का ज्ञान बोलने दिया, आप सवाल जवाब। मैं तो मुझे वो उनका जो एक मैं को शहजाद के अब सवाल जवाब कर लेते हैं। वास्तु इतने तेजस गलत है, मंदिर सही है। उन्होंने ऐसा ही कहा, उनके भाव यही है। अरे आप मैं तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर अपने लिए बोल देता हूँ, शेर वेर मत पढ़िए, मैं सवाल का जवाब मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, तो इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। तो आपके राम गोपाल जी में बहुत अकल है, इतनी समझ है नहीं। मैं आपको राजनीतिक मुद्दों पर जवाब दे सकता हूँ। भाटी जी, मैं चुनौती दूं आपको, किसी मस्जिद के लिए कह सकते बेकार की मस्जिद है? नहीं, किसी मस्जिद का अगर नक्शा गलत होगा तो कोई भी कह सकते हैं बेकार की मस्जिद। दिक्कत है? बेकार की मस्जिद है वो कहें तो मंदिर तोड़कर बाबरी बनी तो कहते बेकार की बाबरी है। हमारे मंदिर तोड़कर बाबरी बनी कह देते बेकार की बाबरी है। नहीं, कौन मंदिर तोड़कर बाबरी बनी, एक बार कह दीजिए बेकार की बाबरी थी। अब आप जबरन उस विषय पे लेके आ रहे हैं, सांप्रदायिक तक विषय पे। अच्छा, आपके मैं सवाल पूछूं सांप्रदायिक, आपके नेता बयान दे दे वो सेकुलर जी। शहजाद पूनावाला सवाल ये जो मैंने दीपक जी से भी पूछा, बार बार ये कहा जा रहा है कि 2-3 चरणों में ना मामला थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो भाटी जी बोलते बोलते क्या कह गए, वो बोलने लगे कि अगर प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि आपके 4 बेटे हैं तो कांग्रेस आपके 2 बेटे ले जाएंगी। अरे कांग्रेस को किसी और के बेटे बेटियों की चिंता होती तो ये स्थिति में नहीं होती। भाटी जी, प्रॉब्लम ही ये है कि आप अबे साले हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। आपको एक बेटे के अलावा ना समाजवादी पार्टी को, ना लालू की पार्टी को, ना कांग्रेस की पार्टी को, ना स्टालिन की पार्टी को एक बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है, हम देश के बेटा बेटी को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कितने ही बार क्रैश होते जा रहे हैं, परंतु आप समझ नहीं पा रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। आते हैं ओबीसी और पत्रकारिता दोनों की बात की दुष्यंत भाई ने भी और हमारे राजकुमार भाटी ने भी। संयोग से आज जिस व्यक्ति के मैं ऐसे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ गया, पैर छूता हूं, दीपक चौरसिया बैठे हैं यहाँ पे, खड़े यहाँ पे। ये दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से भी आते हैं और देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से है। आपको पता है इनकी अच्छी खासी डीडी में नौकरी थी। जब राहुल गांधी की सरकार आई तो पहला आदेश ओबीसी पत्रकार को हटाने का दिया गया, तो वो दीपक चौरसिया जी थे। बताइए इनके लिए न्याय यात्रा कब निकलेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं चाहता हूँ राजकुमार भाटी, मेरी बात सुनिए जी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। वो देंगे जवाब, डिबेट जो भी हो, दुष्यंत जी और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं अच्छे मित्र होने के नाते आज सवाल पूछना चाहता हूँ। आज राजकुमार भाटी जी, एक बात बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक ओबीसी पत्रकार को, जिसकी नैतिकता पर, प्रामाणिकता पर और जिसकी पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा होता है, उसको निकालने का महापाप किया, तो आप ओबीसी करते हैं। इनके लिए एक वाक्य बोलेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत किया? मर्द बनो। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब टीम ए हार रही है तो टीम बी पाकिस्तान से आप लोगों की मदद कर रही है। दुष्यंत नागर, अब देखिए पता नहीं वो टीम भी किसके लिए कह रहे हैं। हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटों पे चुनाव था। आगरा और एटा को छोड़ दें तो साइकिल एक तरफा चल रही है।
तो हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और पाकिस्तान को कौन लाता है चर्चा में? भाजपा के लोग लाते हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस जो परिवार है, समूह है, गठबंधन है, उसके किसी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। कहीं कोई धार्मिक कोट नहीं है, किसी का कोई कथन नहीं है। मंगलसूत्र जैसी चीजें जो एक भावनात्मक रूप से जिनको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटियों का कोई जवाब नहीं है। के साथ पुरानी चीजें बदलो। शुरुआत तुमसे करूं? वो ये इनके इन नहीं, लेकिन अभी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीपक जी ने जो कहा ना, सेल्फ गोल आप लोग करते हैं। अब ये क्या कहने की जरूरत थी? पाकिस्तान को क्लीन चिट की पुंछ में जो हमला, वो स्टंटबाजी है, बीजेपी ने कराया। किसने ये ठीक, ये किसने कहा आपको? चन्नी जी ने कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के। भाई आपसे तो बड़े नेता ही हैं सर। नहीं, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं। तो स्टंटबाजी कहना ठीक था? मैंने आप नहीं कहेंगे गलत था? मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना ठीक है? नहीं, क्लीन चिट तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो गलत कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने? पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला कंट्री है, और जिसने पूर्व में तो हमारे देश में ये सेल्फ गोल है? अनेक ऐसी घटनाएं की हैं कि जिनको भारत ने कभी उनको पसंद नहीं किया और उनके ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट किया है। तो ये बयान गलत है। जोसेफ पुलित्जर आज जिंदा होते तो वो स्वयं कब्र से उठ के इंडियन मीडिया को सलाम ठोको भाई, ठोको ठोको। हाँ जी, बयान उन्होंने क्या, आपने स्टंटबाजी, वो तो सबने सुना है। कहा दुष्यंत जी, आपको भी पता, उन्होंने बोला स्टंटबाजी है। अच्छा, ये नहीं सुना? दूसरा बनाता हूँ। महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने कसाब को क्लीन चिट दे दी, हेमंत करकरे को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो सही है? देखिए, जो उज्जवल निकम जी की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, मैं उज्जवल हेमंत करकरे साहब ने बार-बार बोला। सुन लो, आपने अब विषय छेड़ा है तो जवाब लो। जी। उन्होंने बार-बार कहा, जब उस केस का ट्रायल चला, कि वो फला आतंकवादी का, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, कि वो बिरयानी मांगता था। फिर जेल प्रशासन ने उस पर सफाई दी कि कभी नहीं कहा। और वो पूरी तरह से झूठ था, और ना जेल मैनुअल में बिरयानी जैसी कोई चीज होती है। फिर बाद में उज्जवल निकम जी ने भी कहा, हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। हाँ या ना? सर सुन लो, दुष्यंत नागर जी बोल के जाइए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नागर जी, दीपक जी ने भी एक चैनल में बोला था, क्या सीधा सवाल दुष्यंत नागर जी, क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी? जी के साथ में अन्याय हुआ। दीपक चौरसिया ओबीसी थे, इनको नौकरी से निकाल दिया। नहीं, मैं तो इनको मानता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ उपस्थित कम लोगों को जानकारी होगी। सुन लीजिए ना, गिनो आप मुझे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे सुनते नहीं है आप, बड़े दुख की बात है और बहुत शर्मनाक भी है। आपको जानकारी है, ओबीसी होने के लिए 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। आप क्रीमी लेयर के हैं, क्या आपकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है? आप ओबीसी नहीं है, बेनिफिट लेने के लिए ओबीसी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं और पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए ना, और बेनिफिट लेने के लिए वो सीमा है, ओबीसी होने के लिए सीमा नहीं है प्रभु। बीसी के आधार पर पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास है, ये ओबीसी नहीं है। अच्छा, बता दीजिए, आपके 8 लाख से कम आय है क्या है? अब ये बताएंगे। ठीक है सर, माफ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, भारत का संविधान बताएगा। माफी के आप झूठे ओबीसी हैं। माफी के साथ में ओबीसी नहीं है। अच्छा, मैं ओबीसी दिखाइए अपनी आय प्रमाण पत्र। 8 लाख से कम है क्या? या प्रमाण पत्र शो कर दीजिए। सर्टिफाई कर दिया कि मैं ओबीसी नहीं हूं। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें। आप देख ही रहे हैं गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा किस तरीके से जो है डिबेट करते हैं और किस तरीके से मुद्दों को भटकाते हैं और कौन से मुद्दे पर डिबेट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। बहुत बड़े पत्रकार हैं और दीपक चौरसिया भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो तीनों विद्वान लोग हैं मेरे अलावा। मैं एक साधारण आदमी हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन या तो आप भूल रहे हैं या जानबूझ कर घुमा रहे हैं बात को। ओबीसी में मुसलमान पहले से ही शामिल है। ओबीसी को आरक्षण जो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में उस समय जो सिफारिशें स्वीकार की थी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों की 80% जातियां पहले से ही शामिल हैं। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है कि ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमान को दिया जाएगा। ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात। भाटी जी, कांग्रेस डिनाई क्यों नहीं करती है?
अब ये तो कांग्रेस से पूछो आप। तो बस वही तो मैं मेरा समाजवादी सवाल था। पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं आप- अपनी बात कह सकता हूँ। जी जी, तो आपने लेकिन जवाब जी जी एक बात और कह दूं मैं, और शहजाद भाई से उसका जवाब भी ले लेना। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस चुनाव में साफ साफ कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अगर इन्हें इस बात पे एतराज है तो तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, एनडीए में है, ये उसे गठबंधन से बाहर निकालें